तो आज का टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रित करने का वक्त। जनसंख्या के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। यह जनसंख्या का एक बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का शिक्षा, रोजगार, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना ही अपने आप में एक बड़ी टेढ़ी खीर है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड की ओर से जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है, जबकि चीन की देखें तो 142 करोड़ 57 लाख है। इससे पता चलता है कि भारत अब दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। जनसंख्या के मामले में भारत को आगे निकलता देख चीन को नागवार गुजरा है। यहाँ तक कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कह दिया कि जनसंख्या लाभांश मात्र संख्या पर नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। और उन्होंने यह भी कहा कि चीन की आबादी 1.4 अरब से ज्यादा है और यह कामकाजी उम्र के लोग 90 करोड़ है चीन में, और कामकाजी लोगों को इतनी बड़ी संख्या कहीं नहीं है। इससे यह भी जाहिर होता है कि उनका इशारा भारत की ओर था। अब इसके आंकड़े देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 साल तक की उम्र वाली 25% यानी लगभग 35 करोड़ आबादी है, और चीन में यह आंकड़ा 17% यानी कि 24 करोड़ है। भारत में 15 से 64 साल उम्र वाले 68% यानी लगभग 97 करोड़ लोग हैं। चीन में यह आंकड़ा 69% यानी कि 98 करोड़ है। भारत में 65 साल से ज्यादा उम्र के 7% लोग यानी कि करीब 10 करोड़ लोग हैं। चीन में यह संख्या 14% यानी कि 20 करोड़ है। अब कहने का आशय यह है कि युवा आबादी वाला देश बन गया है। भारत जो है वो युवा आबादी वाला देश बन गया है। वहीं अगर चीन का देखा जाए तो वह बुजुर्गों वाला देश बन गया है। चीन का जीवन काल भारत की तुलना में बेहतर है। चीन में पुरुषों की औसत उम्र 76 साल और महिलाओं का औसत उम्र 82 साल है। भारत का औसत उम्र पुरुषों का 74 साल और महिलाओं का 71 साल है। कुछ दशक पहले चीनी सरकार ने एक बच्चे वाली नीति लागू कर दी थी, जिसका नतीजा यह रहा था कि लोगों ने बच्चे पैदा करना छोड़ दिया। अब चीन सरकार कह रही है कि जो दंपति 2 या 2 से अधिक बच्चे पैदा करेंगे तो उन्हें कई सुख सुविधाएं मिलेंगी। और जैसे यूरोप भी जनसंख्या दर में कमी से जूझ रहा है, जापान में भी यही स्थिति हो गई है। वहाँ की युवाओं की तुलना में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा अधिक हो गई है। भारत में जनसंख्या नियंत्रित करने के उपाय तो हुए हैं, लेकिन उनकी दिशा ठीक नहीं थी। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यापक पैमाने पर जबरन नसबंदी करने की कोशिश की थी। फिर नतीजा यह निकला कि इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, लेकिन इस सबसे ज्यादा नुकसान यह हुआ था कि नेता जनसंख्या नियंत्रण के नाम लेने से ही भय खाने लगे, डरने लगे। लंबे समय तक देश के विमर्श से जनसंख्या नियंत्रण गायब रहा। कुछ लंबे समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से घोषणा करके जनसंख्या नियंत्रण को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाए। लेकिन आज भी स्थिति यही है कि किसी भी दल के एजेंडे में बढ़ती जनसंख्या नहीं है और ना ही यह कोई चुनावी मुद्दा है। गंभीर बात यह भी है कि समाज में भी इसे लेकर कोई विमर्श की ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बाद तो इस पर गंभीर विमर्श की आवश्यकता है। देश में ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो बिना जाने बुझे जनसंख्या नियंत्रण के विरोध में खड़े हैं। जाहिर सी बात है, जनसंख्या के पक्ष में एक तर्क दिया जाता है कि इससे हमें दुनिया का बड़ा बाजार बना दिया है, जिसके कारण हर विदेशी कंपनी भारत आना चाहती है। और यह भी जान लीजिए कि बढ़ती जनसंख्या का असर जो है वो बहुआयामी है। इससे बड़ी आबादी को शिक्षा, रोजगार, सुख सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, घर और पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। इसके कारण खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होता है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। इसका कारण अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई है। जमीन पर बोझ बढ़ा है, जिसने पारिवारिक संघर्ष को जन्म दिया है। जनसंख्या का सीधा संबंध शिक्षा से भी है। अधिकांश शिक्षित परिवारों में आप बच्चों की संख्या सीमित ही पाएंगे, लेकिन शिक्षा के अभाव में जितने हाथ उतनी अधिक कमाई। जैसा बोलते हैं सभी, शिक्षा के अभाव में जितने हाथ उतनी अधिक कमाई जैसा तर्क चल पड़ता है। और अशिक्षित माता पिता अधिक बच्चे पैदा करने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब में
30.4 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, यानी देश की एक चौथाई आबादी केवल 2 राज्यों में बसते हैं। बड़ी जनसंख्या राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं अत्यंत गंभीर है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसी बड़ी आबादी वाले राज्यों में हम अभी भी बुनियादी समस्याओं को हल नहीं कर पाए हैं। अनेक क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय उपलब्धि के बावजूद बिहार और उत्तर प्रदेश और झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में पिछड़े हुए हैं। हम आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और लंबे समय तक जनसंख्या वृद्धि को सामाजिक नजरिए से देखा जाता था पहले की दृष्टि में, लेकिन ब्रिटिश अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में इसे आर्थिक नजरिए से इसे देखा और जनसंख्या के सिद्धांत के रूप में इसके प्रभावों की भी व्याख्या की। माल्थस ने कहा कि जनसंख्या दुगनी रफ्तार से बढ़ती है, जबकि संसाधनों में सामान्य गति से बढ़ती है। इनका कहना यह भी था कि हर 25 वर्ष बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। इससे जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन पैदा हो जाता है, बैलेंस नहीं बन पाता है, जिसे प्रकृति अकाल, आपदा, युद्ध, महामारी के दौरान नियंत्रित करती है। माल्थस का कहना था कि जनसंख्या इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो मानव के अस्तित्व पर ही खतरा उत्पन्न हो सकता है। माल्थस ने उसी समय ये बातें कही थी कि जब ब्रिटेन में चिंतन चल रहा था कि तरक्की करने के लिए जनसंख्या का बढ़ना जरूरी है, लेकिन माल्थस का सिद्धांत समय की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाया। माल्थस ने यह भी सोचा था कि खेती में वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाए जाएंगे और हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसे बदलाव होंगे, इससे जैसे पैदावार कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन माल्थस तो सारी बातें को खारिज नहीं किया जा सकता। जनसंख्या पर नियंत्रण रखना लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन इस विषय में जागरूकता फैलाने का केंद्र और राज्य सरकारें पहल कर सकती है। लोगों में यह भाव भी पैदा कर सकती है कि छोटा परिवार रखना भी एक तरह से देशभक्ति है।